ओके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोगों ने पढ़ना है आज अबाउट द ट्यूमर्स, और फिर हम लोगों ने पढ़ना है कि ट्यूमर के अगेंस्ट हमारा जो सा इम्यून सिस्टम है वो इस तरीके से काम कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग ट्यूमर इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर फर्स्ट पे तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ट्यूमर होता क्या है, ठीक है। ट्यूमर होता क्या है, तो ट्यूमर क्या है, ट्यूमर जो है ना अनकंट्रोल्ड डिवीजन है ऑफ द सेल की। ओके ट्यूमर क्या है, ट्यूमर जो है ना हमारी बॉडी के अंदर जब भी ट्यूमर या कैंसर होता है ना तो इसका मतलब एक ही होता है, और इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली जो सेल है ना वो उनकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अनकंट्रोल्ड ऑफ द जो है ना डिवीजन ऑफ द सेल इज नोन एज द कैंसर और द ट्यूमर्स। अब क्या है, अब अगर ट्यूमर के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम का क्या रोल होता है कि अगर हमारे जो है ना इम्यून सिस्टम जो सा है ट्यूमर के अगेंस्ट काम करना शुरू हो गया है तो वो क्या करेगा, उसकी रिग्रेशन कोज करेगा। और रिग्रेशन क्या होती है, डिग्रेशन होती है डिक्रीज इन द स्वेटी या फिर साइज में, किसकी स्वेटी या साइज में डिक्रीज करना, ट्यूमर का। अगर जो है ना इम्यून रिस्पॉन्स के नतीजे में क्या है, ट्यूमर जो है या तो उसका साइज कम होना शुरू हो गया या फिर उसकी जो स्वेटी थी वो कम होना शुरू हो गई है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिग्रेशन। सही है। अब हम लोग बात करते हैं कि ट्यूमर बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज किस तरीके से कर रहा होता है। उसमें बेसिकली सबसे एक मैकेनिज्म जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो होता है ट्यूमर से एसोसिएटेड जो सी एंटीजन होती हैं वो। इसमें क्या है, इसमें ये है कि ट्यूमर जो सा होता है ना वो डिफरेंट एक तरह की न्यू सेल जो से है ना, या तो न्यू किस्म के जो से नई तरह के सेल जो से बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, या फिर वो नॉर्मल होते हैं। एबनॉर्मल सेल्स का बनना या फिर जो है ना नई तरह के सेल का बनना, यानी कि इनको कहते हैं न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो सेल होते हैं ना इनके जो एंटीजन्स होते हैं ना वो भी नहीं होते हैं, वो होते हैं जो कभी भी इम्यून सिस्टम ने पहले नहीं देखे होते। यानी कि नए एंटीजन ये जो से अपनी सक्रीट कर रहे होते हैं, ये नई एंटीजन्स बना रहे होते हैं, कौन, ये ट्यूमर सेल्स। तो इन एंटीजन्स को कहते हैं ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन्स। अब इनको रिकॉग्नाइज करता है बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम, और ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एज अ नोन सेट काम कर रहे होते हैं। और हमारा इम्यून सिस्टम इन वाले जो है ना एंटीजन को डिटेक्ट करके वो उस वाले ट्यूमर की रिग्रेशन कोज करेगा। और रिग्रेशन क्या है, हम लोगों ने अभी बात कर ली कि रिग्रेशन डिक्रीज इन द स्वेटी और द साइज ऑफ द ट्यूमर है। अब क्या है कि अब क्या जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ट्यूमर बन रहे हैं सबका जो सा एंटीजन वो ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन बना रहे हैं वो सेम होगा, नहीं। हर तरह का जो सा ट्यूमर है उसका जो सा है ना एंटीजन है वो डिफरेंट होंगे, लेकिन एक शर्त पे वो एक जैसे हो सकते हैं कि उनका जो सा है कोज है वो सेम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ट्यूमर है, एक जो सा वायरस है वो एक तरह का ट्यूमर कोज करता है, तो उस वाले वायरस की वजह से जो ट्यूमर हो रहा है वो क्या करेगा, वो उसी तरह के एंटीजन बनवाएगा ना उसके सरफेस पे। तो अब अगर जितने भी जो है बॉडी में जहाँ पे भी उस वाले वायरस की वजह से ट्यूमर हो रहा है या जितने इंडिविजुअल में उस वाले वायरस की वजह से ट्यूमर हो रहा है, तो क्या होगा, उसके नतीजे में जो सा एंटीजन बन रहे होंगे वो क्रॉस रिएक्ट कर रहे होंगे, वो तकरीबन मैच हो रहे होंगे, ठीक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली ट्यूमर इम्यूनिटी, जो भी हम लोगों ने बात की कि हमारा जो है ना इम्यून सिस्टम इस ट्यूमर के अगेंस्ट काम करता है तो उसकी रिग्रेशन कोज करता है। तो बेसिकली पीछे इसके मैकेनिज्म क्या होता है, तो बेसिकली जो है ना मैकेनिज्म ये होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो जो से नई तरह के सेल्स या फिर न्यूप्लास्टिक सेल या जिनके एंटीजेंस वगैरह उनको डिटेक्ट कर रहे होते हैं, उनके जरिए से उन वाले सेल को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। सही है। जो ट्यूमर को जब वो डिटेक्ट कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है, उसको किल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस वाले ट्यूमर को खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसमें बेसिकली जो से सेल इन्वॉल्व होते हैं ना वो टी सेल्स होते हैं। सही है। अब जो से है बाकी जो से सेल इसमें आ रहे होते हैं वो कौन कौन से सेल हो सकते हैं, वो कौन कौन से सेल होते हैं जो ट्यूमर को इन्फिल्ट्रेट कर रहे होते हैं, उसको खत्म कर रहे होते हैं। नंबर वन पे तो हम लोगों ने जो सेल पढ़े थे वो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने तब भी बात कही थी कि ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट एज वेल एज वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के अगेंस्ट काम करते हैं नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स हो गए, यानी कि ये क्या करते हैं कि ये इसको खत्म कर रहे होते हैं, यहाँ तो इनका हम लोगों ने पढ़ा था कि डायरेक्टली किल कर देंगे हमारे जो सा है ट्यूमर सेल को, यहाँ वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को। तो नंबर टू पे एडीसीसी एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी का फिनोमेना यूज करके ये क्या कर सकते हैं कि सेल को खत्म करवा सकते हैं।
नंबर 2 पे CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो कि डायरेक्ट जो है क्या करेंगे, सेल को किल करेंगे। और नंबर 3 पे जो से सेल उनसे हैं जो ट्यूमर के अगेंस्ट हमारे इम्यून सिस्टम के काम कर रहे होते हैं, उनमें मैक्रोफेजेस आते हैं, ठीक है। और मैक्रोफेजेस बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं TH1 सेल्स पे, क्यों, क्योंकि TH1 सेल है ना वो इंटरफेरोन गैमा बना रहे होते हैं, और इंटरफेरोन गैमा टी सेल के एक्टिवेशन में इन्वॉल्व है। ये सब वो बातें हैं तो हम लोग कर चुके हैं। और मैक्रोफेजेस का भी आपको पता है कि वो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा होता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम नेचुरल किलर सेल, CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल और मैक्रोफेजेस वगैरह को यूज करके बेसिकली ट्यूमर के अगेंस्ट काम कर रहा होता है। लेकिन अब ट्यूमर भी ऐसे ही बैठने वाला नहीं है। ट्यूमर भी अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करता है कि वो जो सा इम्यून रिस्पॉन्स है ना, जो उसको रिग्रेशन, उसकी रिग्रेशन कोज करने की कोशिश कर रहा है, उस रिग्रेशन से बचे, इम्यून सिस्टम से बचे, ताकि ट्यूमर जो सा है ना वो खुद को ज्यादा से ज्यादा आगे प्रोलिफरेट करवा सके, ठीक है। तो ट्यूमर क्या क्या काम कर सकता है, वो ये कोशिश करेगा कि किसी ना किसी तरीके से जो सा इम्यून रिस्पॉन्स है ना अगेंस्ट द ट्यूमर, एंटी ट्यूमर जो सा इम्यून रिस्पॉन्स है उसको या तो वीक कर दे या फिर उसको मॉडिफाई इस तरीके से करे, उसको मॉड्यूलेट करे कि वो इस काबिल ही ना रहे कि वो ट्यूमर को खत्म कर सके। तो ट्यूमर ये किस किस तरीके से कर सकता है कि वो इम्यून सिस्टम को क्या करे, उसको इम्यून सिस्टम को वो सप्रेस करने की कैसे कोशिश करता है, उसको इम्यून सिस्टम को जो सा रिस्पॉन्स है उसको कैसे रोकने की कोशिश करता है। नंबर 1 पे ये है कि वो MSC का जो सा जो अभी वो MSC जिसने उस एंटीजन को, उस ट्यूमर के एंटीजन को पकड़ा हुआ है, उसका एक्सप्रेशन कम कर देगा। और MSC का आपको पता है कि जब तक MSC जो है ना वो सही से वो करवाएगा नहीं, एंटीजन को आगे टी सेल को प्रेजेंट नहीं करेगा, तो क्या होगा, टी सेल एक्टिवेट ही नहीं होंगे। यानी कि नंबर 1 पे जो इन्होंने मैकेनिज्म यूज करना है ट्यूमर सेल ने अपने आप को रिग्रेशन से बचाने के लिए, वही है कि जो सा MSC जिसने अभी वो ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन को बाइंड किया हुआ है, उसका एक एक्सप्रेशन काम कर दिया। नंबर 2 पे डिफरेंट तरह के सोलबल फैक्टर जो है ना वो रिलीज करवाता है। अब इन सोलबल फैक्टर्स में फॉर एग्जांपल IDO को इसने एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे हमारे पास बुक में। तो इनका बेसिकली मकसद क्या होता है, इनका मकसद ये होता है कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाए, और इसके अलावा जो सा रेगुलेटरी टी सेल है उनकी एक्टिविटी को बढ़ा भी सकते हैं। और आपको पता है कि रेगुलेटरी टी सेल का काम क्या होता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना। यानी कि इनका जो सा सोलबल फैक्टर जो रिलीज करवा रहे हैं उनका काम यही है कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना। जब इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा तो ट्यूमर के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा। नंबर 3 पे क्या है कि डिफरेंट तरह के जो से मॉलिक्यूल है ना वो सेल की सरफेस के ऊपर ये जो सा है एक्सप्रेस करवाना शुरू कर देगा। जब हम लोगों ने टी सेल की एक्टिवेशन पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने CTLA4 का पढ़ा था, जो कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर था CD28 का। जब CD28 की जगह पे आकर CTLA4 बाइंड करेगा तो क्या होगा, B7 के साथ नहीं बाइंड करेगा, सिग्नल 2 बेसिकली क्या है उसको ब्लॉक किया जा रहा है। यानी कि ये जो सा डिफरेंट तरह के सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस करवा सकता है, तो उसका मकसद यही होगा कि क्या है कि टी सेल की जो सी एक्टिवेशन ना करवाई जा सके, जो सा को स्टिमुलेशन है या दूसरे अल्फाज में जिसे हम सिग्नल 2 कहते हैं उसको ब्लॉक किया जाए। और जब सिग्नल 2 या को स्टिमुलेशन नहीं आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सा टी सेल है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। सही हो गया, ये डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म यूज हो रहे होते हैं। अब जो से ट्यूमर जो सी एंटीजन है ना उनके अगेंस्ट डिफरेंट तरह के हमारा इम्यून सिस्टम में जो सी एंटीबॉडीज बन सकती हैं। नंबर 1 पे जो सी एंटीबॉडी बनती है वो साइटोटॉक्सिक होती हैं, और ऑब्वियस सी बात है जो साइटोटॉक्सिक है ना इसका मतलब ये है कि जिस वाले सेल के अगेंस्ट वो होगी वो सेल को क्या करेंगी, उसको अपने टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से उसको उसको डैमेज कॉज करेंगी और उसको खत्म करवा देंगी। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल तो ऑब्वियस सी बात ये होगी कि क्या हुआ कि वो ट्यूमर की रिग्रेशन में इन्वॉल्व होंगी। लेकिन क्या है, इसके अलावा ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज भी बनती हैं, और ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज का काम क्या है कि वो ट्यूमर की ग्रोथ को बढ़ाती हैं। वो ट्यूमर की ग्रोथ को बढ़ाती कैसे हैं, सही है, वो ट्यूमर की ग्रोथ को बढ़ाती कैसे हैं। नंबर 1 पे क्या है कि जो सा ट्यूमर ने अपने जो से डिफरेंट तरह के एंटीजेंस बनाए थे वो क्या करेंगी, उसका जो सा है उन वाले एंटीजन के रिकग्निशन को कम कर देंगी। उसकी जो सी है रिकग्निशन को, ट्यूमर के एसोसिएटेड जो सी एंटीजेंस हैं उनकी रिकग्निशन को ब्लॉक कर देंगी।
तो जब उसने उसकी रिकग्निशन को ही ब्लॉक कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्यूमर डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा। जब वो डिटेक्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम नहीं करेगा। और नंबर 2 पे ये क्या कर सकती हैं कि ये ऐसा कर सकती है कि जो सा हमारे जो से डिफरेंट तरह के इम्यून सिस्टम के सेल है ना, उनके ऊपर एफसी इनहिबिटरी जो से है ना रिसेप्टर्स वो भी मौजूद होते हैं। तो अगर एंटीबॉडी का एफसी रीजन जो है ना उस इनहिबिटरी एफसी रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा तो सेल जो है ना वो डाउन रेगुलेशन में चला जाएगा, यानी कि वो एक्टिवेशन में नहीं जाएगा। ये डिफरेंट तरह से काम करवाती है। तो अभी सिर्फ आप यही समझें कि क्या होगा कि वो सेल क्या है, वो एक्टिवेशन में नहीं आएगा। जब वो इनहिबिटरी एफसी रिसेप्टर के साथ एफसी बाइंड जो है ना बाइंड किया है आईजी एंटीबॉडी का एफसी वाला रीजन बाइंड करेगा तो वो इनहिबिशन की तरफ ले जाएगा। ओके बच्चे, ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज की जब आप डेफिनेशन देखते हो ना तो आपको इसके नाम से समझ आता है कि ये किसी काम को ब्लॉक कर रही है। सही है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ब्लॉकिंग एंटीबॉडी क्या है। ब्लॉकिंग एंटीबॉडी एक इस किस्म की एंटीबॉडी होती है कि जब वो एक किसी भी एंटीजन के साथ बाइंड करती है ना तो क्या करेगी कि जो रिएक्शन उसके नतीजे में आना चाहिए ना वो नहीं आने पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये मिसाल लें, सपोज करें कि एक ये पैथोजन ई के साथ बाइंड किया ब्लॉकिंग एंटीबॉडी, तो क्या करेगी कि इम्यून सिस्टम को रिकग्निशन को फॉर एग्जाम्पल उस वाले पैथोजन का काम आने से रोक दिया कि जो उसने अपना फंक्शन करना था। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लॉकिंग एंटीबॉडी बाइंड करी है किसी रिसेप्टर के साथ, सेल के रिसेप्टर के साथ, उसकी जगह पे अगर किसी और रिसेप्टर ने कोई और एंटीजन ने आके बाइंड करना था तो वो बाइंड नहीं कर पाएगा, यानी कि उस एंटीजन का काम क्या है, ब्लॉक हो गया है। तो नंबर अगर सिंपल आवाज में मैं ब्लॉकिंग एंटीबॉडी का अगर बिल्कुल सिंपली आपको एक्सप्लेन करूं तो ये वो एंटीबॉडी है जब ये किसी एंटीजन के साथ बाइंड करती हैं तो जो फंक्शन जो रिएक्शन होना होता है वो बेसिकली नहीं होता एज कम्पेयर टू द नॉर्मल एंटीबॉडीज, जो कि जब वो बाइंड करती हैं तो उनका सारा का जो सा है प्रोसेस चलता है और वो अपना काम करती हैं, फंक्शन जो सा रिएक्शन है वो कर रही होती है। और इसके अलावा ये और भी एंटीबॉडीज को उस वाले एंटीजन के साथ बाइंड नहीं करने देंगी, ये इसका काम है। तो ये अब हम लोग ट्यूमर के हवाले से पढ़े हैं, तो ब्लॉकिंग एंटीबॉडी का ट्यूमर्स के साथ क्या ताल्लुक है। इनका ये ताल्लुक है कि ये क्या करती हैं कि जो सा ट्यूमर है ना उसकी ग्रोथ को इनहेंस करती है। तो ये इनहेंस कैसे करेंगी, ये इनहेंस ऐसे करेंगी कि क्या है कि ट्यूमर ने, हम लोगों ने अभी बात की सबसे पहले कि ट्यूमर जो है ना वो डिफरेंट तरह के एंटीजेंस बना रहा होता है। एंटीजेंस बना रहा होता है तो ब्लॉकिंग एंटीबॉडी क्या करेगी कि वो एंटीजन की रिकग्निशन नहीं करवाएगी। जब वो रिकग्निशन ही नहीं होगी कि वो डिफरेंट नया किस्म का एंटीजन बॉडी के अंदर आया है तो ऑब्वियसली हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एक्टिव नहीं होगा। और नंबर 2 पे क्या है कि हमारे जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं उनकी सरफेस के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, वो होता है इनहिबिटरी एफसी रिसेप्टर। इनहिबिटरी मतलब जब उसके साथ क्या है कि एफसी पोर्शन बाइंड करेगा इम्यूनोग्लोबुलिन का एंटीबॉडी का, तो क्या हो जाएगा कि आगे जो सा फंक्शन होना है सेल का वो रुक जाएगा। जब ये रुक गया तो ऑब्वियसली ट्यूमर की ग्रोथ भी रुक जाएगी, क्योंकि ट्यूमर के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा। सही है, समझ आ गई। ये फंक्शन था ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज का। लेकिन बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा होता है, बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर रहा होता है ट्यूमर के अगेंस्ट साइटोटॉक्सिक टी सेल, इसके अलावा जो है ना सेल मीडिएटेड अपनी जो इम्यूनिटी है उसको एक्टिवेट करवा के ट्यूमर की रिग्रेशन कोज कर रहा होता है। और अगर हम लोग क्या करें, हम लोग किसी भी तरीके से हम लोग ये कोशिश करें कि हमारा इम्यून सिस्टम में हमारे साइटोटॉक्सिक जो से एंटीबॉडीज एज वेल एज जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो एक्टिवेशन फॉर्म में आ जाए, तो क्या होगा कि वो ट्यूमर की रिग्रेशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि बीटा बीसी जो से ना वो अगर वैक्सीन दी जाती है, अगर वो दी जाती है तो डिफरेंट तरह के मेलानोमास में या ब्लैडर कैंसर में तो उनकी रिग्रेशन कोज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब बीसीजी वैक्सीन दी गई तो क्या हुआ, साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी बनी एज वेल एज जो है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है ना वो एक्टिवेशन की फॉर्म में आ गया। और जब वो एक्टिवेशन की फॉर्म में आ गया तो उसने इन मेलानोमास और ब्लैडर कैंसर को भी रिग्रेस किया। इसके अलावा हम लोग डिफरेंट तरह की इंटरल्यूकिन्स हो गए, इंटरफ्यूरॉन्स हो गए, वो भी दे सकते हैं और ये अभी एक्सपेरिमेंट की फेज में चल रहे हैं
कि ट्यूमर की रिग्रेशन पोज करवाने के लिए। सही हो गया। अब अगर हम लोग क्या करेंगे, इंटरल्यूकिन 2 भी देने की जो है ना कोशिश की जा रही है। अब इंटरल्यूकिन 2 का काम क्या है? इंटरल्यूकिन 2 का काम तो यही होता है ना, जो हम लोगों ने अभी बात पहले काफी दफा पढ़ चुके हैं, कि वो सेल की प्रोलिफरेशन करवाता है। तो जब जो इंटरल्यूकिन 2 दिया, तो हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो एक्सपैंड करेंगे। जब एक्सपैंड करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ट्यूमर के अगेंस्ट काम करेंगे। यानी कि ये सारी जो स्ट्रेटेजीज जो हैं वो अभी तक यूज की जा रही है इम्यून सिस्टम को इनहेंस करने के, इम्यून सिस्टम को इनहेंस करके उसको ज्यादा एक्टिवेशन फॉर्म में लाके ट्यूमर को रिग्रेस करवाने की कोशिश की जा रही है। सही है बच्चों, समझ आ गई? और क्या आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक और जो सी है ना काम से है ना अभी एक्सपेरिमेंटली चल रहा है, उसमें क्या है कि ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट को यूज किया जा रहा है। अब सबसे पहले हम ये लोग ये देखेंगे कि ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग जो से है लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या होते हैं। अब नाम से देखेंगे कि ट्यूमर को जो से इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं सेल, जो उसके अंदर घुस रहे हैं, ठीक है, जो उसको फिलअप कर रहे हैं, लिम्फोसाइट जो उसके अंदर घुस रही हैं फिर काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट तरह के जब बॉडी के अंदर से कैंसर जो से टिश्यूज जो से हैं निकाले गए, तो देखा गया कि उनके अंदर काफी सारे जैसे लिम्फोसाइट थे जो कि उस वाले कैंसरस टिश्यू के अंदर मौजूद थे। और वो क्या कर रहे थे, वो कैंसर जिनसे सेल है उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। उनको निकाल के वहां से उनको फर्दर उनसे कल्चर करवा के उनकी क्वांटिटी को ज्यादा किया गया बाय दूसरा गिविंग देम द इंटरल्यूकिन 2, जिसने उनकी क्लोनल एक्सपेंशन करवाई, जिसने उनकी क्लोनल प्रोलिफरेशन करवाई। एंड आफ्टर प्रोलिफरेटिंग क्या हुआ कि वो जिनसे इनफिल्ट्रेटिंग जो सेल थे जो कि कैंसरस टिश्यू में से निकाले गए थे, उनको दोबारा फिर से एक्सपेंड करवाने के बाद, उनकी प्रोलिफरेशन करवाने के बाद, देन दे वर रिटर्न टू द पेशेंट। एंड व्हेन दे वर रिटर्न टू द पेशेंट क्या हुआ कि जो सा है ट्यूमर है वो रिग्रेस करा। अब ये जो स्ट्रेटेजीज जो है ना यूज करने की कोशिश की जा रही है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंट इस पे किया जा रहा है कि जो कैंसर जो टिश्यूज हैं वहां से ये वाले टीएल ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाए, फिर उनको कल्चर करवाए। उनको कल्चर करवाने के बाद उनकी क्लोनल प्रोलिफरेशन करवाई जाए बाय गिविंग देम द इंटरल्यूकिन 2। एंड आफ्टर दैट जो है ना उनको पेशेंट को रिटर्न किया जाए। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि जो ये लिम्फोसाइट्स है ना ये इस वाले ट्यूमर के अंदर भी क्या करेंगे, होमिंग करेंगे। होमिंग का मतलब क्या होता है? होमिंग का मतलब ये होता है कि उस जगह को अपना घर कंसीडर करके उस जगह पे रहना शुरू कर देना, ठीक है, उस जगह पे स्टे करना। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में होगा कि उस जगह पे जाके स्टे करना। तो ये होगा कि यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो हम लोगों ने सारा प्रोलिफरेट करवाए हैं जो से लिम्फोसाइट है टीआईएल है, वो क्या करें कि वो उस वाले कैंसरस सेल के अंदर जाके रहना शुरू करें और उसको खत्म करने की कोशिश करें। ये एक स्ट्रेटेजी जो है ना नई यूज करने की कोशिश की जा रही है। कैंसर इम्यूनोथेरेपी। अब कैंसर इम्यूनोथेरेपी से आपको सिंपली समझ आ रही है कि जैसा है ना कैंसर के अगेंस्ट क्या है, इम्यून सिस्टम को यूज करके थेरेपी की जा रही है। अभी भी हम लोगों ने जो पीछे डिफरेंट तरह की अप्रोचेस पढ़ी थी कि इंटरल्यूकिन 2 दे के क्या है उसको एक्सपेंड करवाया जा रहा है सेल को, जो हम लोगों ने पहले कहा था कि बॉडी के अंदर ही। तो क्या है कि उस तरीके से भी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। वो भी डिफरेंट तरह की, एक तरह से देखिए तो इम्यून सिस्टम इम्यूनोथेरेपीज ही थी जो हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी सारी। सही है। और अब हम लोग आगे भी फर्दर बातें करते हैं कि इम्यूनोथेरेपी में अभी क्या क्या जो है ना यूज करने की कोशिश की जा रही है या हो रहा है। तो हम लोग नंबर 1 पे क्या है कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि सिग्नल 2 को ब्लॉक करने वाले दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो CTLA4 और PD1 थे। तो अगर एंटीबॉडीज बना के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कि स्पेसिफिकली क्या है इन वाले मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट ही बाइंड करेंगी, अगर वो बना के बॉडी में दे दी जाए तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, वो इनको ब्लॉक कर देंगी। और जब ये ब्लॉक हो जाएंगे तो जब हम लोग सेल की एक्टिवेशन का प्रोसेस देखेंगे, सही है, जब हम सेल की एक्टिवेशन का प्रोसेस देखेंगे
तो क्या है कि जो सा इनहिबिटरी चेक पॉइंट था, जो कि इनहिबिटरी जो सा पोर्शन था वहां पे वो खत्म हो गया, तो इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिवेशन फॉर्म में चलता रहेगा, वो ब्लॉक नहीं होगा, वो रुकेगा नहीं। सही है, क्यों? क्योंकि ये वाले जैसे मॉलिक्यूल है CTLA4 और PD1, ये क्या कर रहे होते हैं, सिग्नल 2 प्रोड्यूस नहीं होने देते। जब सिग्नल 2 प्रोड्यूस नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमारे टी सेल फुली एक्टिवेट नहीं होंगे। जब वो एक्टिवेट नहीं होंगे तो वो कैंसर के अगेंस्ट भी काम नहीं कर सकेंगे। सही है, अगर एंटीबॉडीज इन वाले मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट दे दी गई हैं, अगर एंटीबॉडीज इन वाले मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट दी गई हैं, तो क्या होगा कि ये वाले मॉलिक्यूल ब्लॉक हो जाएंगे। अब फर्दर जो सा है सिग्नल 2 का रोकने वाला जो सा प्रोसेस था वो वो ब्लॉक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि जो सा चेक पॉइंट था, ब्लॉकिंग चेक पॉइंट था, इनहिबिटरी चेक पॉइंट था, वो रुक गया। तो इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स ट्यूमर के अगेंस्ट क्या है, स्मूथली चलता रहेगा। इस वाले प्रोसेस को, इस वाले स्ट्रेटेजी को जो कि इम्यूनोथेरेपी में यूज करने की कोशिश है, उसको हम लोग कहते हैं चेक पॉइंट ब्लॉकेड इम्यूनोथेरेपी। यानी कि जो चेक पॉइंट था ये CTLA4 या PD1 के जरिए से उसको ब्लॉक कर दिया गया है, इसकी वजह से हम इसको कहते हैं चेक पॉइंट ब्लॉकेड इम्यूनोथेरेपी। लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि जो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो सा टॉलरेंस का फिनोमिना था कि जो उसके सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट यूज किया जा रहा था हमारी बॉडी के अंदर, वो भी तो रुक जाएगा। उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सिग्नल 2 को रोक के भी क्या है कि टॉलरेंस का फिनोमिना प्रोड्यूस करवाया जा रहा था, तो वो भी रुक गया। तो क्या होगा कि ऑटोइम्यून डिजीज होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे यहाँ पे। इसका एडवर्स जो सा है ना साइड इफेक्ट ये भी है। नंबर 2 पे जो सा है एक और अप्रोच जो सी है ना वो यूज की जा रही है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमियास वगैरह में। अब इसमें क्या है कि इसमें जो सा पेशेंट है ना उसके टी लिम्फोसाइट्स निकाले जाते हैं। पेशेंट के लिम्फोसाइट निकालेंगे, उनकी सरफेस के ऊपर जो उनके अंदर क्या है, एक तरह जीन जो है ना वो इंसर्ट किया गया। उनके अंदर जो सा है जीन जो सा है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर के लिए जो सा है जीन्स वो इंसर्ट किया गया। इंसर्ट करने के बाद क्या है, उनकी सरफेस के ऊपर एक एंटीजन रिसेप्टर जो सा है ना वो बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। अब ये जो सा है ना रिसेप्टर, अब वो सेल जिनकी सरफेस के ऊपर काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर मौजूद होता है, वो क्या करते हैं, वो टारगेट करते हैं बी लिम्फोसाइट्स को, बी सेल को जिनके सरफेस के ऊपर CD19 जो है ना एंटीजन मौजूद होते हैं, CD19 के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। सही है, अब आपने पूरा इन वाले जो है ना काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर मॉडिफाइड टी सेल है ना उनका फिनोमेना समझना है। नंबर 1 पे हम लोगों ने कहा क्या किया कि जो सा बॉडी जो सी है पेशेंट की बॉडी है उसके अंदर से क्या है टी सेल्स को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद क्या किया, उनके ऊपर जो है ना थेरेपी के जरिए से उनके ऊपर उनके अंदर जीन दिया गया उनको, जिसके जरिए से क्या है उनकी सरफेस के ऊपर जो सा रिसेप्टर बन गया काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, यानी कि ये टी सेल मॉडिफाई हो गए। अब ये वाला जो से है सेल्स उनको ग्रो करवा के सेल कल्चर के थ्रू दोबारा फिर से पेशेंट को दे दिया गया। जब ये पेशेंट, और ये क्या होगा, ये एक ऑटो ट्रांसप्लांट हो गया ना, उसी वाले पर्सन के सेल लेके उनको मॉडिफाई करके उसी वाले पर्सन को लगा दिया गया, इसको कहते हैं ऑटो ट्रांसप्लांट। तो ये वाले जो से हैं सेल, इनका क्या है, ये वाले टारगेट करेंगे CD19 पॉजिटिव बी सेल्स को, और इसको टारगेट करने के बाद ये क्या करेंगे, ये अपने डिफरेंट तरह के साइटोकाइंस, परफोरिन्स, ग्रे एंजाइम्स वगैरह रिलीज करवाएंगे, जैसे हम लोगों ने साइटोटॉक्सिक टी सेल का पढ़ा था। और क्या करेंगे, इन द एंड वो सेल को किल कर देंगे। सही है, ये सेल को क्या कर देंगे, किल कर देंगे। और इस वाली लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये जो इसमें एक जो सा मसला ये आ रहा है कि जो से ट्यूमर ल्यूकेमिक सेल के अलावा जो नॉर्मल बी पॉजिटिव CD19 पॉजिटिव बी सेल थे वो भी इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनकी सरफेस के ऊपर भी CD19 के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो इस दौरान क्या किया जाता है, जब ये कार्ड की जो सी है सेल ये जा रहे होते हैं पर्सन को, ये वाली अप्रोच की यूज की जा रही होती है इम्यूनोथेरेपी की, उस दौरान में ये किया जा रहा होता है कि पर्सन को इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि एंटीबॉडीज की परसिस्टेंट जो सी है ना वो उसको दी जा रही होती है, उसकी बॉडी के अंदर उसको लगाई जा रही होती है, उसको रिप्लेस किया जा रहा होता है उनको, क्योंकि उस टाइम पे जो से 20 साल की डेफिशिएंसी है हुई है उसको कोप किया जा सके, उससे निपटा जा सके उस टाइम पे। सही है, तो ये कार्ड जो है ना थेरेपी का ये एडवर्स इफेक्ट हो गया
कि दूसरे नॉर्मल वाले CD19 पॉजिटिव बी सेल है उनको भी इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ने इस ल्यूकीमिया को ट्रीट करने के लिए ये वाले सेल तो यूज कर लिए है। तो अब हमारे जो से नॉर्मल वाले सेल थे उनकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम लोग उस पर्सन को क्या है इंट्रावेनसली इम्यूनोग्लोबुलिन की जिनसे है ना वो दे रहे होते हैं। और 2017 में बी सेल ल्यूकीमिया के लिए इसको जो है ना अप्रूव कर लिया गया है, यानी कि ये इन यूज है, कार्ड सेल थेरेपी इन यूज है। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट तरह के 2-3 एंटीजन के बारे में। उनमें हमारे पास CEA है और अल्फा फीटोप्रोटीन है। CEA जो है ना कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है। जब बेबी जो है फीटल लाइफ में होता है तो उस टाइम पे उसके गट, उसके पैंक्रियाज, उसके जो है ना लीवर वगैरह ये बना रहे होते हैं, एज वेल एज जो है ना स्मॉल अमाउंट में हमारे जो हमारे अपने ही लोगों में हमें भी मौजूद होता है, ठीक है, लेकिन बहुत नॉर्मल, बहुत ही स्मॉल अमाउंट क्वांटिटी में। लेकिन क्या है, डिफरेंट तरह के कोलोन, पेंक्रियाज, ब्रेस्ट या लीवर के जब कार्सिनोमास होते हैं तो उन वाले पेशेंट में ये वाला एंटीजन ज्यादा हो जाता है। उन वाले पेशेंट में ये CEA की कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है वो ज्यादा हो जाता है। तो क्या है कि एक तो हमारा इम्यून सिस्टम इसको डिटेक्ट करके इसके अगेंस्ट काम कर सकता है, नंबर 1 पे ये हो गया। नंबर 2 पे क्या है कि इसको डिटेक्ट करके हम लोग भी उस वाले को क्या है इस वाले कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच यही है, सही है, यानी कि ट्यूमर की डायग्नोसिस में इस्तेमाल हो गया। नंबर 2 पे अगर आपने सर्जरी की तो उस टाइम सर्जरी के बाद जब आप इसके लेवल्स करवाएंगे तो इसके लेवल्स कम हो जाएंगे, क्योंकि इसको बनाने वाला वो वाले कैंसरस सेल थे, जब वो खत्म हो गए तो ये नहीं बन रहा, तो इसके लेवल कम हो गए या खत्म हो गए, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आ गए। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सर्जरी बिल्कुल कामयाब थी। लेकिन अगर आफ्टर सर्जरी दोबारा फिर से ऐसा ऐसा इसके लेवल बढ़ गया है या किसी भी टाइम पे इसके लेवल बढ़ गया है, तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि ट्यूमर दोबारा फिर से रिकर कर गया है, यानी कि वो दोबारा फिर से ट्यूमर ग्रो कर चुका है। यानी कि डायग्नोसिस के लिए, रिकरेंस के लिए भी ये इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा अल्फा फीटोप्रोटीन नॉर्मली फीटल लाइफ में जो सा लीवर है ना फीटस का वो बना रहा होता है, और कुछ लोगों के जो है ना नॉर्मल सीरम में क्या है ये बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट में मौजूद होता है, थोड़ी सी क्वांटिटी मौजूद होता है। लेकिन क्या है, दूसरा हमारा लीवर का कैंसर है हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, उसमें इसके लेवल अच्छे खासे बड़े होते हैं, लेकिन हम लोग इसको इसकी डायग्नोसिस के लिए ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि डिफरेंट तरह की और भी जो है ना मैलिग्नेंसी के डिजीजेज हैं, डिफरेंट तरह की और भी मैलिग्नेंसीज हैं जिसमें ये बड़ा होता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा के लिए, जैसे कि CEA था। इसके अलावा अगर मेलिग्नेंट सेल्स के अगेंस्ट हमारा जो उनके सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट क्या है, मेलिग्नेंट सेल की सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट अगर हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है, तो अगर हम लोग उन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करें तो हम लोग उसको डायग्नोज कर सकते हैं। सही है, डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज किसी भी किस्म के टॉक्सिन वगैरह के साथ भी बाइंड करें तो क्या है कि वो कैंसर की जो है थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी के तौर पे भी इस्तेमाल की जा सकती है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक कैपेबिलिटी हो जाती है कि वो ट्यूमर सेल को किल कर सकते हैं। ये छोटी सी बात बिल्कुल लास्ट में है। CEA और अल्फा फीटोप्रोटीन वगैरह आपको समझ आ गई है?